औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं? सुनो, हर 10 में से 4 फैक्ट्रियां सिर्फ बिजली की बिल की वजह से बंद हुई हैं। अगर एक मुल्क में फैक्ट्रियां चलने की बजाय बंद होना शुरू हो जाएं, अगर बिजली का बिल टोटल प्रोडक्शन से भी ज़्यादा हो जाए और अगर फैक्ट्रियां दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएं, तो क्या ये मुल्क तरक्की कर रहा है या ज़वाल का शिकार है? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पावर सेक्टर की, जो खामोशी से हमारी मईशत को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये वीडियो आपको CSS एग्जामिनर की नज़र में स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल आंसर बनाने में मदद देगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। तो वो कैसे कर रहा है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो रूटीन के सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आउटलाइन क्या होगी हमारी, आउटलाइन ऑफ द लेक्चर। रूटीन के मुताबिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हाउ पावर सेक्टर इम्पैक्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की केस स्टडी है। केस स्टडी देखेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन थी, कि ये सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग का वो है इंडस्ट्री है, लेकिन उसकी अभी क्या सिचुएशन होगी पावर सेक्टर की वजह से, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम वियतनाम की केस स्टडी देखेंगे, जिन्होंने पावर क्राइसिस से कैसे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बूम किया। वियतनाम केस स्टडी को देखेंगे हम कि उन्होंने अपनी जो एनर्जी क्राइसिस या पावर क्राइसिस से कैसे उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की को मजबूत किया, और अभी जो वो हैं वर्ल्ड लीडर हैं, किसमें, टेक्सटाइल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो वर्ल्ड लीडर हैं। तो कैसे उन्होंने किया, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी इख्तियार की, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वे फारवर्ड स्टेप्स लेके आएंगे। वे फारवर्ड सॉल्यूशंस होंगे, या आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे, जो हम ग्लोबल केस स्टडी से लेंगे। तो ये हमारी होगी आउटलाइन ऑफ द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन is a process in which जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर is declining। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइनिंग की तरफ हो टू GDP ऑफ स्टेट, GDP ऑफ स्टेट। ये स्टेट कोई अमेरिका भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया में कोई भी स्टेट हो सकती है। तो उसमें वो क्या है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही हो, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट वो क्या हो रही हो, वो भी डिक्रीज़ हो रही हो। उसके बाद और क्या होता है, जब आपकी इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं देगी, क्या कहते हैं कि वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जो आपकी जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, और जो आपकी इंपोर्ट्स होंगी, जो फुल लोकल नीड्स ऑफ द स्टेट, तो उनकी आप जो इंपोर्ट्स होंगी वो बढ़ जाएंगी।
तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि इट इज़ द तो ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको हम इस स्टेज को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान, रीजंस देख लेते हैं कि कैसे। अपना जो मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ पावर सेक्टर इज डी इंडस्ट्रियलाइजिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल द लर्नर ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस तरह डिटेल लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ वापसी। तो सबसे पहले जो हमारा पहली जो वजूहात है वो है, पहला जो काज है वो है रीजनली अनकम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स। एनर्जी टैरिफ से मुराद होता है कि यूनिट पर कास्ट, कि कितने कास्ट की जो प्रोवाइड कर रहा है। रीजनली पाकिस्तान की जो बिजली के टैरिफ यानी जो बिजली की कीमत है वो रीजनल, यानी जैसे रीजनल में कौन कौन से हमारे रीजन में आ जाता है, हमारे रीजन में आ जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश प्लस वियतनाम, ये सब एशिया में आते हैं। ये हमारे जो रीजनल कंपटीटर्स हैं। तो जो इनमें जो इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम में जो एनर्जी टैरिफ्स हैं वो सस्ते हैं और पाकिस्तान में महंगे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो है प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है तो वो ग्लोबली हम उससे कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि भाई जो भी इन्वेस्ट जो का होता है, दुकानदार होता है या गाहक होता है, वो हमें सस्ते माल की तरफ जाता है, कि हमारी जो कास्ट जो ज़्यादा बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है एनर्जी टैरिफ्स की वजह से, तो जिससे हम ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसके बारे में कोटेशन वो फैक्ट नोट कर लें। एज ऑफ मिड 2025 पाकिस्तान इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो कितना है, वो है 15.60 सेंट पर किलोवाट आवर, जबकि जो हमारे कंपटीटर्स हैं इनका कितना है किलोवाट आवर। वाइल इंडिया एंड वियतनाम ऑफर्स रेट्स बिटवीन 7 to 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर के जो ये हमारे मालिक हैं इसके दरमियान पावर, और पाकिस्तान का जो वो टैरिफ है वो ये है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है। इसकी वजह से हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं इन ममालिक में। नंबर 2 जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो है द कैपेसिटी चार्ज ट्रैप। पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर के सबसे जो बड़ी खामी है, जो अलमिया है, वो है कैपेसिटी चार्जेस। कैपेसिटी चार्जेस ये हैं कि अगर एक हमने आईपीपी से मुआहदा किया हुआ है कि आप जितनी वो कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे हम आपको उतने पैसे देंगे, ठीक है।
तो इसकी वजह से पाकिस्तान में जो पहले तो पाकिस्तान में आपको एक फैक्ट दे दूं, डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो नीड है वो है 29 मेगावाट गैगावाट गैगावाट नहीं 29,000 मेगावाट। ठीक है, जो हमें ट्रांसमिशन होती है वो होती है 14,000 मेगावाट और हमारी जो कैपेसिटी है वो है 47,000 मेगावाट। हम जो पेमेंट्स कर रहे हैं इसकी पेमेंट कर रहे हैं, हमारी जो नीड है वो इतनी है और हमें जो मिलती है वो इतनी है। हम ये यूज़ ये करते हैं और बिल पे करते हैं, इसका पेमेंट हम करते हैं इसकी। ठीक हो गया। तो जब वो कहते हैं कि जब हम 14 दूने 28 14 3 42 यानी 3.+ ज़्यादा हम उसके बिल चार्जेस करते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो यूनिट इस्तेमाल भी नहीं करती उसका भी बिल पे करती हैं। हाई बिल होने की वजह से पाकिस्तान की प्रोडक्शन कास्ट फिर यहाँ बढ़ रही है, चार्ज ट्रैप है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, नेपरा के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट्स रीच्ड 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ इन 2025 to 2026 फाइनेंशियल ईयर। कैपेसिटी पेमेंट्स रीच्ड 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ इन 2025 to 26 फाइनेंशियल ईयर। ठीक हो गया, ये दो वजूहत हो गई। नंबर तीसरी देखते हैं, तीसरी वजूहत कौन सी है। नंबर तीसरी जो वजूहत है वो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन सीक्वेंस। क्रॉस सब्सिडाइजेशन सीक्वेंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जो डोमेस्टिक यूज़र हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से लेती है। वो क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनको महंगी से महंगी बिजली देते हैं, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो होते हैं वो एक यूनिट 160 रुपये का होता है, लेकिन वही अगर जो कंज्यूमर है, अगर वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो वही यूनिट आपको 40-50 में मिल जाता है। लेकिन जो एक्चुअल कास्ट जो है वो ज़्यादा कौन पे करता है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल वो कंज्यूमर पे करता है, जिसकी वजह से कि इंडस्ट्रियल पावर में जो फिर महंगी बिजली मिलती है इसको, जब बिजली महंगी मिले तो फिर वो कहते हैं कि इसलिए तो किसी ने कहा कि हर 10 में से 4 फैक्ट्रियां सिर्फ बिजली की वजह से बंद हो रही हैं, कि उनकी कास्ट इतनी ज़्यादा आ रही है। तो इसकी वजह से वो कहता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन की भी एक गलत स्टेप है जो हुकूमत पाकिस्तान की वजह से वो कर रहा है। तो इसके में फैक्ट नोट कर लें। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे एस्टिमेटेड 250 to 300 billion rupees annually in cross subsidies to protect domestic lifeline consumers. Industrial consumers pay an estimated 250 to 300 billion rupees annually in cross subsidies to protect domestic lifeline consumers. और नंबर 4 जो चौथी जो वजह है वो हो रही है द कैप्टिव पावर एंड सोलर एक्सोडस। कैप्टिव पावर से मुराद ये है कि अपना पावर प्लांट लगाना। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से तंग आकर जो बड़े बड़े मेगा प्लांट्स हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वो अपनी कैप्टिव पावर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो कहते हैं जितनी उनको ज़रूरत है, भाई उनको हाउ मच उनको ज़रूरत है वो उतना उसके पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। वो विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है, या वो जनरेटर्स हो सकते हैं, वो अपने पावर प्लांट्स लगा रहे हैं
ताकि लोड शेडिंग और महंगी बिजली से बचा जा सके। एक स्टेप ये है। दूसरा वो है सोलर एक्सोडस, यानी वो सोलर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले अगर हमारे पास कंज्यूमर थे, कंज्यूमर बिल जो था, कंज्यूमर नीड जो थी वो 19,000 जो भी आ रही है फैक्ट्री मुताबिक, लेकिन कैप्टिव पावर की वजह से जो वो है नीड जो होगी वो कम हो जाती है, 17,000 हो जाती है। लेकिन 17,000 जितने यूज़ करें इसका बिल हमने कितना का पे करना है, 45 का हमने बिल पे करना है। अगर यहाँ से 2000 मेगावाट के बंदे भी चले जाते हैं तो उसका बिल तो इन सब पे पड़ेगा जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। जब वो उनकी बिजली के बिल महंगे पड़ेंगे तो वो फिर इंडस्ट्री बंद कर देंगे, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर वो रियल एस्टेट के बिज़नेस में चला जाएंगे। तो क्या ये भी एक सिस्टम है जो वो कहता है कि महंगी बिजली से बचने के लिए लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। नंबर 5 जो वजूहात है इंडस्ट्री रीइंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो है क्रॉनिक एनर्जी शॉर्टेजेस, एनर्जी शॉर्टेज कहते हैं लोड शेडिंग को, एंड लोड शेडिंग। पाकिस्तान में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है पहले एनर्जी शॉर्टेजेस के। पाकिस्तान के पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो अपडेटेड हैं और इनएफिशिएंट हैं। वो जो कहता है कि पूरी कैपेसिटी को ट्रांसमिशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एनर्जी शॉर्टेज का होता है। उसके बाद नंबर जो वजह है वो है अनप्लैंड और अनडिमेंड, वो कहते हैं गैर इलानिया लोड शेडिंग, जिसकी वजह से उनकी जो इंडस्ट्री है वो इफ़ेक्ट होती है। बार बार अगर एक मोटर वो चलती है तो जिसकी वजह से उसकी वो जो है, जब भी कोई मोटर है या इंडस्ट्री है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो फ्यूल कंज्यूम करती है, लेकिन बार बार अगर मशीन लोड शेडिंग की वजह से बंद होती है तो उनकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन उसकी जो कास्ट है स्टार्ट होने की या चलने की वो बढ़ जाती है। और लोड शेडिंग की वजह से अगर कोई इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन को ऑर्डर पर पूरे नहीं कर पाती तो उसको वो जुर्माना पे करना पड़ता है। तो ये वजह है कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इसका एक फैक्ट नोट कर लें, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस बेस्ड लोड शेडिंग costing the economy an estimated 20 to 30% of प्रोडक्शन कास्ट कि उनकी जो है जो 2 से 20 से 30% की प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाती है। नंबर 6 जो वजह है वो है ओवर रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल, कि पाकिस्तान की जो एनर्जी पैदा हो रही है उसका मोर देन 50% जो हो रहा है वो है इंपोर्टेड फ्यूल से हो रही है। इंपोर्टेड फ्यूल में क्या क्या है, वो चाहे इंपोर्टेड कोल हो जो हम चाइना से लेते हैं, इंपोर्टेड कोल फ्राम चाइना, पेट्रोलियम फ्राम सऊदी अरेबिया एंड LNG फ्राम कतर या कुवैत। हम इनसे हम वो मोस्टली हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही वो कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं या कीमतें फ्लैक्चुएट होती हैं तो पाकिस्तान की जो उस पे ऊपर बिजली के जो बिल्स में वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो बिजली महंगी हो जाती है। बिजली महंगी होने की वजह से वो कहते हैं प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है। और उन्होंने जो ऑर्डर तो उन्होंने लिए होते हैं पुरानी कीमत पर, लेकिन जब उनकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ती है तो वो नुकसान में चले जाते हैं। नंबर 2 अगर कहना डॉलर, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों को इंपोर्ट करता है, कोल हो चाहे कोल हो, पेट्रोलियम या LNG हो। तो जैसे पाकिस्तान में हम वो डीवैल्यूएशन रुपये की वैल्यू गिरती है, डॉलर महंगा होता है तो फिर भी बिजली महंगी हो जाती है।
तो इसकी वजह से पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन कास्ट है वो ज़्यादा होने की वजह से लोग इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। वो कहता है कि पैसा 100 में से लगा, अगर हमारी जो प्रॉफिट है वो 100 रुपये है, लेकिन बिजली का बिल 150 आ रहा है, तो वो उसको क्या करेंगे, उल्टा नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। नंबर 7 जो है वो है, इसका फैक्ट नोट कर लो ऊपर का ओवरहेड लाइन्स का, कि अप्रॉक्सीमेटली 50% जनरेशन मिक्स इज फ्राम इम्पोर्टेड, वो है इम्पोर्टेड फ्यूल इन पाकिस्तान, कि 50% मोर 50% ज़्यादा जो है एनर्जी जनरेशन है वो इम्पोर्टेड फ्यूल से हो रही है। और ये कौन कह रहा है? ये डॉन न्यूज़ कह रहा है। नंबर 7 है इनएफिशिएंट, inefficient transmission and distribution system। पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पहले तो एक आउटडेटेड है, यानी बहुत पुराना है, और इनएफिशिएंट है, यानी कारआमद भी नहीं है। लेकिन इसको कहते हैं मॉडर्न, पुराना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मैसेज कर रहा है, जिसकी वजह से वो कहता है कि उसकी जो कास्ट है वो बढ़ जाती है। जब वो कहता है कि 100 मेगावाट अगर बिजली पैदा हुई है एक पावर हाउस में, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन्स की वजह से उसके बाद पहले ट्रांसमिशन लाइन्स में वो लॉसेज होंगे, फिर उसमें चोरी हो जाती हैं, फिर उसकी कम रिकवरियाँ होती हैं। तो यहाँ वो कहता है कि इनको जो लाइन लॉसेज हैं या जो बिजली तोड़ी की कीमत है वो कौन पे करेगा? वो कंज्यूमर पे करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बढ़ जाती है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें, जब कास्ट बढ़ती है तो फिर इंडस्ट्री बंद होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इन सम डिस्टोज, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं एक्सीड यानी बढ़ जाते हैं 30%। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इन सम डेस्कोज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक पेस्को एंड सेप्को, पेस्को एंड सेप्को एक्सीड 30%, जो इनमें है जो लाइन लॉसेज की वो है वो 30% से बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ग्लोबल बेंच मार्क है, लेकिन जो ग्लोबल बेंच मार्क है वो है लेस देन 30%, यानी लेस देन 10%, कि वो 10% से लाइन लॉसेज कम होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये 30% से भी बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो इनको फिल करने के लिए वो कहते हैं बिजली महंगी करनी पड़ती है ताकि पूरी रिकवरी कर सकें। तो पाकिस्तान में कितने हैं? 30% प्लस लाइन लॉसेज। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो है लेस देन 10% के, 10% से भी कम होता है। लेकिन पाकिस्तान में यह 30% से भी ज़्यादा लाइन लॉसेज हो जाते हैं। उसके बाद नंबर जो 8 वजूहात है वो है जो द सर्कुलर डेप्ट क्राइसिस। सर्कुलर डेप्ट क्राइसिस इन पावर सेक्टर। ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जो बिजली महंगी होने की जो नीडलाइजेशन की वजह वो है सर्कुलर डेप्ट। सर्कुलर डेप्ट ये होता है कि जब वो, मैं आपको पहले बताता हूँ कि सिस्टम चलता कैसे है। पहले हमारी गवर्नमेंट बिजली लेती है, आईपीपी जो हैं ये बिजली जनरेट करते हैं, ये देते हैं डेस्टोज को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं आईपीपी देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देती है इनको क्या कहते हैं वो डेस्टकोज को। डेस्टको फिर क्या कहते हैं ये इसमें आपके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी आते हैं, इंडस्ट्रियल प्लस डोमेस्टिक कंज्यूमर आते हैं। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती हैं डिवाइड करती हैं, फिर इनके जो कंज्यूमर होते हैं ये बिल पे करते हैं, पेमेंट्स करते हैं डेस्टोज को,
इंडस्ट्रोज को पेमेंट करते हैं, डिस्कोज देती हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देती है आईपीपीज को। इस तरह सर्किट चलता है। आईपीपीज क्या लेती हैं, फिर ये ऑयल परचेज करती हैं, ये अपनी मेंटेनेंस करती हैं। ठीक है, तो बारह समझ लें। आईपीपीज देती हैं जनरेशन पावर देती हैं, वो देती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट आगे देती है डिस्कोज को, डिस्कोज जो है फिर वो इनको कंज्यूमर को देती हैं। ये वो सिस्टम पावर चलेगी। फिर फिर ये इनसे पेमेंट्स लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि सर्कुलर डेब्ट कब पैदा होता है? सर्कुलर डेब्ट कब पैदा होता है? सर्कुलर डेब्ट तब पैदा होता है जब क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कास्ट ज़्यादा हो, और जो वो कास्ट ज़्यादा हो और जो पेमेंट्स हो वो कम हो। तो फिर गवर्नमेंट हाथ दफ़ा इनसे वो कहते हैं कि इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा पेमेंट करेंगे, इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा पेमेंट करेंगे। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहता है कि हर दफ़ा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 100 रुपये की कास्ट आई है तो पेमेंट इनको कितनी होती है? 80 रुपये की। तो गवर्नमेंट कहेगी हम 20 रुपये आपको अगली दफ़ा देंगे। फिर ये 100 रुपये की होगी तो फिर ये 80 रुपये। तो यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ता, यानी 20 का जो हर दफ़ा लॉस है वो बढ़ता बढ़ता भी कितना हो चुका है, इसका फैक्ट नोट कर लें। अभी जो आपका सर्कुलर है वो बढ़ता बढ़ता 4.2 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है। ये 20 से जो माइनस का कम हो गए ये 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है। ये आपका सर्कुलर डेब्ट। जब ये सर्कुलर डेब्ट इसको रिकवर करने के लिए फिर वो कहते हैं कि बिजली महंगी करते हैं, पेमेंट्स को पूरा करने के लिए वो कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, वो जिस तरह को भी पहले एक सिस्टम लगा हुआ था वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो जाती है। जब बिजली महंगी होती है तो फिर वो कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 8 वजूहत काफ़ी हैं उसके लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे लेके जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं या केस स्टडी देख लेते हैं हम। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर, ये हमारी क्या है, बैकबोन फॉर एक्सपोर्ट और पाक एक्सपोर्ट इकॉनमी की बैकबोन है। ठीक हो गया। लेकिन यही सबसे ज़्यादा यही इम्पैक्ट हो रही है। कैसे? जो सबसे पहले जो वजूहत है वो टेक्सटाइल जो है वो हमारी अब तबाहकुन हालात में जा रही है। क्या वजूहत हैं? हाई एनर्जी टैरिफ्स, कि हाई एनर्जी टैरिफ्स हैं। वो कहता है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से वो कहता है कि उनकी प्रोडक्शन कास्ट है, वो जो उनकी बिजली के जो कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी पहले प्रोडक्शन कास्ट, तो फिर वो ग्लोबल मार्केट में कैसे जाके 120 का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो कैसे वो मार्केट में जाके 80 रुपये का बेचेंगे? क्योंकि जो कंपटीटर है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये तो 80 का तैयार कर रहे हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम है। तो इसकी वजह से वो टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो हमारा तबाह हो रहा है, वो क्लोजिंग। नंबर 2 जो फैक्ट आ रहा है वो है, तो इसका फैक्ट नोट कर लें, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। ये फैक्ट नोट कर लें इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 167%, यानी 167% की उसकी प्राइस में हाइक आया था ऑफ रीजनल एवरेज ऑफ 2024। नंबर 2 क्या टेक्सटाइल सेक्टर तबाह क्यों हो रहा है? पहले जो एनर्जी टैक्स वजह, दूसरा वजह जो है वो है प्रोडक्शन इंटरप्शंस। प्रोडक्शन इंटरप्शन से मुराद ये है कि बार बार जो लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग की वजह से उनकी जो कहते हैं जो आर्डर चल रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाते, या उनको इफेक्ट, उनकी मशीनरी को नुकसान होता है कि बार बार बल चलने से, बंद होने से। एक जो मशीनरी अगर प्रॉपर रनिंग में चल रही है तो उससे उसकी वो लाइफ बढ़ती है, लेकिन बार बार बंद होने से, कम होने से उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसका वो कहते हैं इंटरेक्ट उसकी कास्ट बढ़ती है।
तो इसी वो कहता है कि इससे अप्रोक्सीमेट उसकी 20 से 25% उसकी जो है ऑपरेशनल कास्ट बढ़ जाती है उसकी मशीनरी की, इंटरप्शन की वजह से 20 से 20 उसकी ऑपरेशन कास्ट बढ़ जाती है, किसी वजह प्रोडक्शन इंटरप्शन की वजह से। नंबर तीसरा, लॉस ऑफ ग्लोबल कंपटीटिव। वो कहता है कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल कंपटीशन कर ही नहीं सकते, इसकी वजह आता है कि हाई प्रोडक्शन कास्ट, हायर कास्ट। ठीक हो गया। उसकी वजह अब ये इतना कुछ कंपटीशन, हम कंपीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारी जो प्रोडक्शन है हम अपने ऑर्डर ही पूरे नहीं कर सकते, हमें कोई ग्लोबल ऑर्डर नहीं मिलता, तो हम फिर इंडस्ट्री का क्या करेंगे, हम इंडस्ट्री चलाएंगे कहाँ। इस वजह से क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहे हैं, शट डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, शट डाउन हो रही हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 100 मेकर इन टेक्सटाइल यूनिट्स हैव शट डाउन इन लास्ट 3 years। ओवर 100 मेजर टेक्सटाइल यूनिट्स हैव शट डाउन इन द लास्ट 3 years। कि पिछले 3 सालों में 100 से भी ज़्यादा जो मेजर टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वो क्या कर रहे हैं, रीलोकेशंस ऑफ द फर्म्स। जो टेक्सटाइल के ऑनर्स हैं वो बहुत कितना नुकसान बर्दाश्त करेंगे, जब वो तंग आ गए, इतना नुकसान बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे, तो अब क्या कर रहे हैं, वो जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेशन कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं या वियतनाम की तरफ जा रहे हैं, ताकि वहाँ उनको स्टेबिलिटी मिले, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर का ये सिचुएशन है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। अभी हम देखते हैं अपनी ग्लोबल केस स्टडी देखते हैं। हमारे पास जो केस स्टडी में जो है वो है वियतनाम। केस स्टडी, रियल टाइम केस स्टडी, और वो कौन है, वो है वियतनाम। वियतनाम ने 1990s में जो है एनर्जी क्राइसिस फेस किया था। कब, 90s में उनके पास था, उनके पास एनर्जी क्राइसिस, कहीं जैसे पाकिस्तान में है ना एनर्जी क्राइसिस, उधर भी यही था वियतनाम ने भी। लेकिन उन्हें इसको मज़ीद सर्कुलर डेप्थ या कैपेसिटी पेमेंट्स की तरह इसको बढ़ाया नहीं, बल्कि इसको हल करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने फिर वो क्या क्या लेके आए हैं, उन्होंने इंटीग्रेटेड रिफॉर्म लेके आए हैं। इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड रिफॉर्म्स कौन कौन सी थी, पहले उन्होंने पास किया था इलेक्ट्रिसिटी लॉ। उन्होंने क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी लॉ। इसके मुताबिक क्या, इसके मुताबिक ये था कि जो हम बिजली लेंगे वो हम लेंगे कम्पिटिटिव मार्केट, क्या कहता है, कम्पिटिटिव पावर मार्केट। उन्होंने बिल पास किया कि हमको पुराने जो APP है उनके साथ हम अपना वो मुआहदा तोड़ेंगे और क्या कहाँ से लेंगे, जो कम्पिटिटिव पावर मार्केट होगी, कि जो सस्ती हमें देगा हम उनसे मार्केट से वो बिजली लेंगे। जो IPP उनके साथ मुआहदा उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, जिसकी वजह हमें हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो इन्होंने कहा हम कम्पिटिटिव पावर मार्केट से हम बिजली लेंगे, ना कि जो पुराने आर्डर उनसे लेंगे। ठीक है, एक पॉलिसी उन्होंने ये लेके आई, दूसरी उन्होंने पॉलिसी कौन सी लेके आए, अनबंडलिंग। अनबंडलिंग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को क्या अलग अलग किया, यानी जो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन कर रही है वो अलग होंगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो कंपनी अलग होंगी। ये इन्होंने ये सबसे बड़ा स्टेप लिया। ठीक हो गया, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम हुए और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी एफिशिएंसी बढ़ी। उसके बाद तीसरा क्या काम किया, उन्होंने प्रमोट किया
प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ सरकार पे फोकस नहीं, उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आप सरकार के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जैसा करें इन इंडस्ट्री सेक्टर, इन पावर सेक्टर, इसको उन्होंने प्रमोट किया। उन 3 पॉलिसियाँ लेके आए, पहली इलेक्ट्रिसिटी लॉ लेके आए, दूसरी अनबंडलिंग की, तीसरा उन्होंने प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो लाइन लॉसेज थे, लाइन लॉसेज वो क्या हुए, कम हुए। नंबर 2 क्या फ़ायदा हुआ, चीप एंड स्टेबल, यानी विदाउट लोड शेडिंग स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिली, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज को मिली। ठीक हो गया। तो इसका फिर जब इनको सस्ता, चीप और सस्ती स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिली, इसका रिजल्ट क्या निकला कि अभी क्या है, ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल लीडर इन कम्पिटिटिव मार्केट। ग्लोबल लीडर किस में है ये, वियतनाम टेक्सटाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ग्लोबल लीडर है। क्यों, क्योंकि इनको वो इंडस्ट्री, वो कहते हैं इनको चीप और स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिली थी, इंडस्ट्रीज में फिर अपने आप ग्रो किया। और इसका एक फैक्ट नोट कर लें, इतना को लिखने के बाद नीचे फैक्ट लिखना है, वियतनाम रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज फ्राम 25%, कि इन्होंने जो 25% के लॉसेज थे 90s में, टू अंडर 7% इन 2022 में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम ने जो अपने लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो 25% थे, जो 90s की दहाई में 25% थे, वो 2020 तक आते आते 7% रह गए थे। तो इतने ने ग्रो कर लिया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। इसी में से हम पॉलिसियाँ लेंगे। तो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए रिफॉर्म समझ लें, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे वो इम्पैक्ट करे, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। ग्रिड से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो जो है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन को वो है, इसमें क्या करना चाहिए, ग्रिड में मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो पुराने हमारे जो ग्रिड हैं वो सोलर की या वो विंड की एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो जो हमारी जो ये सोलर की एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये नेशनल में ऐड नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमारी जो वो ये काम नहीं आ रही। इसलिए इसका करना चाहिए, इनको स्मार्ट ग्रिड सिस्टम बनाने चाहिए, जो सोलर के और विंड के जो वो कहते हैं कि एक तो होती है ना जो जनरेटर से हो रही है वो स्टेबल आ रही होती है, लेकिन इनसे जो पावर आ रही है ये कभी कम कभी ज़्यादा आ रही होती है। तो स्मार्ट ग्रिड इंट्रोड्यूस करने चाहिए हमें, जिसकी वजह से हमारी लाइन लॉसेज और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज कम होंगे और हमारी बिजली सस्ती होगी। और नंबर 2 जो है वो इनको क्या करना चाहिए, वो कहता है कि एलिमिनेट क्रॉस सब्सिडीज़, कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है वो क्या करती है कि वो कंज्यूमर बिल्कुल सब्सिडीज़ देती है, लेकिन उस सब्सिडी को पूरा करने के लिए उसका लोड हुआ इंडस्ट्रीज़ पे डाल देती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको चाहिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्रॉस सब्सिडीज़ को ख़त्म करे, जितनी वो उसको करे कि क्या कहते हैं, अगर वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को फैसिलिटेट करती है या सब्सिडाइज करती है, तो वो जो फाइनेंशियल ईयर उसके ज़रिए उसको प्रमोट, उसको सब्सिडी दे, ना कि वो उसकी जो सब्सिडी है वो
उसको इंडस्ट्री पर करे, तो इसको ये ख़त्म करना चाहिए। उसका नंबर 3 जो वो है कहता है कि एनर्जी मिक्स ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एनर्जी मिक्स ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन होती है इस ये फ़ायदा उठाना, ऑप्टिमाइजेशन। एनर्जी मिक्स से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी मिक्स है वो किस पर मुश्तमिल है, और इसको करना चाहिए। एनर्जी मिक्स में जो है हमारे पास पहले तो है जो थर्मल है, थर्मल में पेट्रोलियम है, LNG है, ये कोल है, ये थर्मल में आएगा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रो है, फिर सोलर है, फिर विंड है, फिर ये 4-5 किस्में हैं। तो वो कहता है कि इनको जो हमारी जो मोस्टली डिपेंडेंस है वो उसके ऊपर है, थर्मल के ऊपर है, यानी जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, उसको कम करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो कोल हम जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो साहिवाल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है, उसको हमने किस पे शिफ्ट करना चाहिए? उसको हमें लोकल थरकोल है उस पर शिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम है, उसको हम थर्मल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें अब क्या करना चाहिए? हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जाना चाहिए, और जो ये थर्मल है इसकी तरफ हमें इसको डिक्रीज़ करना चाहिए। नंबर 4 जो वे फॉरवर्ड है वो है रैशनलाइज। टैरिफ्स फॉर इंडस्ट्रीज। वो कहता है कि जो बिजली की कीमत है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कमर्शियल यूनिट्स हैं, उनकी जो कीमत है वो रैशनलाइज हो। ये नहीं है कि जो सब्सिडीज़ हैं या जो लाइन लॉसेज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज या कैपेसिटी पेमेंट्स हैं या जो वो सर्कुलर डेप्ट के सारे चार्जेस हैं वो इंडस्ट्री से निकाल, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जो कॉस्ट बेस है, वन यूनिट की जो कास्ट है उसको रैशनलाइज करते हुए उसको कंज्यूमर यानी वो इंडस्ट्री को देनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को सस्ती मिले। और जब सस्ती मिलेगी तो वो इंडस्ट्रीज क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो कास्ट बेस यानी वो कहता है टैरिफ होना चाहिए, ना कि जितने वो कहता है कि इसमें कहना इंडस्ट्रीज के से उससे हमने क्या निकालना है, जो हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर को वो दी है सब्सिडी वो भी निकालनी है। उसके बाद लाइन लॉसेज के पैसे भी इसी से निकालने हैं, या फिर वो कैपेसिटी पेमेंट्स के बिल भी यहीं से निकालने हैं, सर्कुलर डेप्ट की पेमेंट्स के लिए भी यहीं से निकालने। ऐसा ना करें, बल्कि जो कास्ट बेस्ड जो वो उसकी वो कीमत है वो उनको इंडस्ट्रीज को दें। उसके बाद नंबर 5 जो है वे फॉरवर्ड वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। वो कहता है कि डिस्कोज को आप प्राइवेटाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्या कहते हैं इसकी जो लाइन लॉसेज के हैं वो भी लाइन लॉसेज भी कम ख़त्म होंगे, लाइन लॉसेज जो होंगे वो कम होंगे। उसके बाद जो जब प्राइवेटाइज होगी तो फिर वो कहता है कि इसकी जो कलेक्शन होगी या जो कलेक्शन जो है जिनकी पेमेंट्स है वो बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार को तो फिर हम पेमेंट जमा नहीं करवाते, लेकिन प्राइवेट जब वो कंपनी वाले आ जाते हैं फिर हम उनको पेमेंट्स करते हैं, जिससे इसकी कलेक्शन बढ़ेगी और जो सर्कुलर डेप्ट है वो कम होगा। तो इसकी फैक्ट नोट कर लें कि जो के इलेक्ट्रिक है, सबसे पहले थी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, जब उसको प्राइवेट किया के इलेक्ट्रिक के नाम से, तो इसके इतनी लाइसेंस है 75%। ठीक है। और अभी जो कर रही है के इलेक्ट्रिक वो है 10% लाइन लॉसेज कर रही है। तो कहता है इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, तो इसको क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइज कर देना चाहिए डिस्कोज को। उसके बाद क्या है नंबर 6 जो स्टेप है, छठा स्टेप कौन सा लेना चाहिए? वो है लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसीज। स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे हमारी हुकूमत चेंज होती है तो हमारी एनर्जी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर खौफजदा होता है कि ये कभी वो कहते हैं कि मेरी इंडस्ट्री पर इसमें इम्पैक्ट आएगा। वो कहते हैं कभी पाकिस्तान इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट हो जाता है कि हम चाइना से हम लेंगे कोयला लेंगे और फिर जब हुकूमत चेंज होती है वो कहते हैं हम अपना लोकल कोयला इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा वो कहता है कि उसकी इंडस्ट्रीज़ वजह से कीमतें फ़र्क पड़ती हैं।
तो वो इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर, वो उसकी प्रोडक्शन ऑफ कास्ट पे, इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट पे। तो इसकी वजह से वो हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होंगी तो वो स्टेप क्या कहता है कि इम्पैक्ट सही नहीं आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर नहीं लगाएगा। तो इसके बारे में डॉक्टर इशरत हुसैन जो हमारे वो रह चुके हैं, क्या कहते हैं, हमारे गवर्नर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा है, बड़े पढ़े लिखे बंदे, उन्होंने रैशनल बंदे, उन्होंने कहा है एनर्जी प्लानिंग इन पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकली, दोबारा नोट करें, एनर्जी प्लानिंग इन पाकिस्तान हैज़ historically been a firefighting exercise, historically been a firefighting exercise rather than a strategic road map। वो कहता है इसका strategic रोड मैप होता ही नहीं है, वो कहता है कि बस ये फायर फाइटिंग के लिए होता है कि जहाँ आग लगे उसको आग को काम कर लो। अगर वो पुलिस ही हमने चाइना से ताल्लुक अच्छे करने तो वो जब हमें पावर प्लांट्स लगा के देंगे तो हम उनको कहेंगे हम अपना वो हम अमेरिका वो चाइना से ही लेंगे कोयला, लेकिन पाकिस्तान के पास अपने थरकोर में इतना ज़्यादा कोयला पड़ा है। तो इसलिए वो कहता है कि स्टेबिलिटी यानी एक पॉलिसी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बारे में एक केस स्टडी, वही वियतनाम की केस स्टडी नोट कर लें। वियतनाम 10-year पावर डेवलपमेंट प्लान्स, वियतनाम 10-year पावर डेवलपमेंट प्लान प्रोवाइड क्लियर सिग्नल टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंश्योरिंग अ स्ट्रेटजी इन्फ्लेक्स ऑफ FDI इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और नंबर जो 7 है वो है सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो कलेक्शन है, बिल्स है, आपको कलेक्शन आपकी अपनी बढ़ानी होगी, सब्सिडीज़ को आपको कम करना होगा, आपको जो अपनी जो पावर कलेक्शन है वो बढ़ानी होगी, सब्सिडीज़ को आप कम करना। और उसके सब्सिडी का सोल्यूशन बताया है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ दें, हर किसी को ना दें बल्कि जो इंडस्ट्री हो उसको देना चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी दें। उसके बाद पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुए हैं IPPs और गवर्नमेंट पाकिस्तान, इसको क्या करें, इसको रिकन्सिडर करें, इनको क्या करें, इसको तब्दील करें, फिर जाके जो ये मसला है सर्कुलर डेप्ट वाला ये हल हो सकता है, वरना ये बार बार ऐसे ये मज़ीद बढ़ता रहेगा। तो सर्कुलर डेप्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें अपनी लाइन लॉसेस वगैरह तो ऊपर हम देख लें कैसे कम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें कलेक्शन अपनी यानी जो कलेक्शन है वो बढ़ानी है। नंबर 2 सब्सिडीज़ को कम करना है, उसके हल बता के टारगेटेड सब्सिडी दें, ये एक किसान को दें तो किसान के घर जाके ना के बल्कि बड़ी इंडस्ट्रीज को दें। उसके बाद पावर परचेज एग्रीमेंट इसको रिकन्सिडर करें और वो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला फार्मूला यहाँ से निकाल दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।